हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए मैराथन सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम 100 से भी ज्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। यहाँ पर 2 से 3 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो है ये सेकंड वीडियो है हमारा यूजीसी नेट लॉ प्रीवियस ईयर पेपर जून 2021 के ऊपर। तो काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके जितनी भी पीडीएफ है 100 से ज्यादा आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट लॉ के जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो जाकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहां पर डिस्कस किए, आप वो लगा सकते हैं। सो जैसा कि आपको ड्रिल मालूम है, क्वेश्चन आएगा, 4 आपके सामने ऑप्शंस होंगे। आपको जैसे वीडियो पॉज करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन और ऑप्शंस बोल दूंगा उसके बाद आपको आपका आंसर लिखना है, और फिर आपको आगे जो भी हम समझाएंगे या जो भी प्रोसेस होगी उसको हम करेंगे कंटिन्यू। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज, अभी हम बात कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट वगैरह कर दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, हमें पता चलना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जो कि बात करता है ह्यूमन राइट लॉ के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल? ऑप्शंस आपके सामने है। पहला, टू प्रमोट ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड लर्निंग एज वेल एज एडवाइजरी सर्विसेज। दूसरा, to decide issues without making any recommendation to the General Assembly. तीसरा, to work in close cooperation with the government, regional organization, national human rights institution and civil society. D, to serve as forum for dialogue on thematic issues on all human rights. फटाफट से वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर बताएं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेट नहीं करूंगा, जिससे वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, राइट। तो मैं आंसर बता देता हूं। राइट आंसर है आंसर बी, जो कि है टू डिसाइड इश्यूज विदाउट मेकिंग एनी रिकमेंडेशन टू द जनरल असेंबली। बेसिकली हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बात कर रहा था कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल के फंक्शंस क्या है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही थी। तो यहां पर जो है बाकी ए सी डी ये तीनों फंक्शंस हैं, बट बी फंक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फंक्शंस है, और भी कुछ फंक्शंस हैं, बट जो फंक्शन नहीं है उसकी बात की जा रही थी। तो जो डिसाइड करना है इशू को विदाउट मेकिंग एनी रिकमेंडेशन, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल और यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड इसमें क्या क्या चीजें हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने सब कुछ यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन होगा, उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने कोशिश की है यहाँ पर इंक्लूड करने की, कि जब आप पीडीएफ को डाउनलोड भी करें तो आप पढ़ सके। तो बेसिकली जो है आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, ये एक यूएन बॉडी है जो कि फॉस्टर करता है और प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कुल मिलाकर वॉयलेशन वगैरह ना हो ह्यूमन राइट का, ये इसका मेन पर्पस है। अगर हम बात करें ये एस्टेब्लिश कब हुई, तो एस्टेब्लिश हुई थी ये 15 मार्च 2006 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है। ये गाइस, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार देखे गए इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पर आपके यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, कहां नहीं है, या किस डेट को ये एस्टेब्लिश हुई है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसकी? यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। और ये एड्रेस करता है सिचुएशन जैसे कि ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन ना हो, और उस पर रिकमेंडेशन देता है, जिसको अपने अपने स्टेट जो भी इसके पार्टी मेंबर्स हैं वो अपने स्टेट में जो भी इस तरीके का ह्यूमन राइट के ऊपर लॉ बनाते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें एबिलिटी टू डिस्कस ऑल द थीमेटिक ह्यूमन राइट इशू। इसका मतलब क्या होता है? थीमेटिक मतलब होता है कि कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट, ठीक है, ऑन ह्यूमन राइट्स। तो उसके इश्यूज पे, सिचुएशंस पे बात करना और ये सारी चीजें, तो ये बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन राइट काउंसिल ने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। So question 2, where the money received from a third party by the firm in ordinary course of business is misapplied by one of the partners to his own use, then options आपके सामने हैं 4। defaulting partner alone is liable for the same, third party has no remedy, firm is liable for the same, या firm is not liable for the same। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करके फटाफट से आंसर बताइए। And the right answer is answer C.
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही इजी है, हो गया होगा और आपको ये बन गया होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि थर्ड पार्टी से पैसा लिया फर्म ने, मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बाय द फर्म। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के चलते पैसा लिया किसी से और एक पार्टनर ने उसको मिस अप्लाइड कर लिया खुद के यूज के लिए, मतलब फर्म ने पैसा लिया और खुद के यूज के लिए पार्टनर ने अप्लाई कर लिया। तो अब उसका क्या होगा, क्या फर्म लायबल होगी, क्या वो पर्टिकुलर पार्टनर लायबल होगा, ये बेसिकली क्वेश्चन है। और इसका आंसर है कि भाई फर्म लायबल होगी उसके लिए। अब ऐसा क्यों होगा, तो आइए इसको समझते हैं फटाफट। सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, सबसे पहले तो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। तो ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है, दो पर्सन के बीच में, देखो पार्टनरशिप है, नाम में ही पार्टनर आ रहा है तो एटलीस्ट दो लोग तो होने चाहिए। पार्टनरशिप रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन जो एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको शेयर करते हैं। एंड बिजनेस जो है कैरीड किया जाता है या तो सबके द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा या एनी ऑफ देम, मतलब एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि सबको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होगा एजेंट वाला जो सिस्टम है, ठीक है। पर्संस जो एंटर्ड हुए पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, उनको हम पार्टनर्स कहते हैं इंडिविजुअली, और जो कलेक्टिवली अगर हम बात करें सारे पार्टनर्स को तो उसको हम फर्म कहते हैं। और जिस नाम के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर वो कैरी कर रहे होते हैं वो फर्म नेम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली पार्टनरशिप क्या है, दो लोगों के बीच में समझौता है, एक तरीके से एग्री होते हैं कि ये परसेंटेज इस बेसिस पे हम काम करेंगे, ये बिजनेस रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह रहेगा। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है ये लायबिलिटी के ऊपर बात करता है कि लायबिलिटी क्या होगी पैसा लोगे तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर क्रेडिटर, अगर मान के जिसने भी पैसा दिया उसको हम क्रेडिटर मानेंगे, तो क्रेडिटर जो है वो किससे पैसा ले सकता है। अगर जो हमारा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो देखो, जो डेट है, ठीक है, फर्म को पे तो करना रहेगा। अगर फर्म पे नहीं कर पाती है तो क्रेडिटर्स जो हैं इंडिविजुअल पार्टनर्स के ऊपर केस लगा सकते हैं कि भैया हमको तो हमारा पैसा चाहिए, ठीक है। क्यों क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो है जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं फर्म के डेट के लिए। इसका मतलब है कि जो फर्म क्रेडिटर जो है वो एक्शन ले सकते हैं पार्टनर के अगेंस्ट, या तो सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट या फिर कोई एक पार्टनर के अगेंस्ट भी ले सकते हैं। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा, सर एक पार्टनर के अगेंस्ट लेंगे तो ये तो नाइंसाफी है। देखो ऐसा नहीं होता है। अगर एक पार्टनर के अगेंस्ट भी वो एक्शन लेते हैं तो वो जो पार्टनर है वो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनसे पैसा वसूल सकता है, ठीक है। जो भी पार्टनर्स होंगे उनसे वो पैसा वसूल लेगा। तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मोर देन वन पार्टनर एट द सेम टाइम और इवन अ सिंगल पार्टनर। ये अप्लाई होता है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर जो है, अगर देखो अलग अलग चीजें होती है, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। अगर एक पार्टनर ज्यादा पे कर देता है एग्रीड शेयर तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो रिकवर भी कर सकता है उस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है पार्टनरशिप की लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो हमें इतना समझ में आ गया हमारे क्वेश्चन से कि अगर क्रेडिटर का पैसा डूबा तो वो फर्म से भी ले सकती है, वो इंडिविजुअल पार्टनर से भी ले सकती है, या एक से ज्यादा पार्टनर से भी ले सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात करता है डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कहां पर डिफाइन है। ऑप्शन आपके सामने है, सेक्शन 2P, सेक्शन के 2 के सेक्शन के क्यू के अंदर है, आर के अंदर है, या टी बी के अंदर डिफाइन है डिजिटल सिग्नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज आंसर ए। 2P में आपका डिजिटल सिग्नेचर डिफाइन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम यहां पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखेंगे, एक एक ऑप्शन को। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा एक क्वेश्चन जो है वो 3 या 4 क्वेश्चन के बराबर होने वाला है। तो चलिए समझते हैं 2P, 2Q, 2R और 2TB किस बारे में बात करता है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है 2P डिजिटल सिग्नेचर। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए, पूरा का पूरा एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आप वहां से उस चीज को, वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट मैंने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। हाँ वो दूसरे एग्जाम के लिए समझाया था, बट आपके काम वो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें आप वहां से ये सारी समझ सकते हैं। चलिए आते हैं 2P के ऊपर। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली होता क्या है, देखो इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली आप जब आप कहीं पर भी कोई फॉर्म भरते हो या कुछ भी करते हो, आप अगर जैसे कि सपोज करो आप कहीं पर भी जाते हो और किसी फॉर्म पे साइन करते हो,
ठीक है। आप वो जो साइन करते हो उसको सिग्नेचर कहते हैं। वैसे ही ऑनलाइन अगर आप साइन कर रहे हो तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, पेन ड्राइव के फॉर्म में होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसको इश्यू करती है। और जब आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे आप साइन करते हो तो आप क्या करते हो, अपने लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो, फिर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनको फिल करने के बाद आपके साइन हो जाते हैं। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ये ऑथेंटिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब क्या, देखो नॉर्मली आपने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वही अगर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जाएगा। और आप जो है आप सब्सक्राइबर कहलाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर से अगर आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। बहुत ही सिंपल, ये दिया हुआ है आपके 2P के अंदर, इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से ट्रिक बना के याद कर लें कि D को आप उल्टा कर दोगे तो P बन जाएगा। तो ऐसी कोई भी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं 2Q के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था, बात करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है ESC और DSC में, ठीक है। आपका ESC जो है 2TB के अंदर दिया हुआ है। अब देखो ESC क्या है, ESC ये बड़ा गोला है और इसके अंदर DSC जो है ना ये छोटा गोला है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ESC जो है बड़ी चीज है और DSC जो है उसके अंदर इंक्लूड है। और यही आपकी डेफिनेशन भी बात करती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया है सेक्शन 35 में, कौन करता है, तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है और इसके अंदर इंक्लूड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल दिया। अब आते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऊपर, तो 35 के 4 में इसको इशू किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको पेन ड्राइव वाला एग्जांपल इसके पहले मैंने दिया था, वही होता है। तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। और अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 2R की ओर। 2R में इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या है, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने बोला ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जनरेट की गई है, सेंड, रिसीव या स्टोर की गई है किसी भी कंप्यूटर में, और या फिर कोई भी जो मीडिया है, इस फॉर्म में जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन रखी गई है उसको इन्होंने यहां पर कहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शंस क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये जो है डिफरेंशिएशन है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है सर हमें, तो फिर भी आप इसी वीडियो में बता दो, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को, डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता है सिक्योर करने के लिए। इसमें आप साइन वगैरह करते हो तो आप सिक्योर करते हो, आप ये बोलते हो कि ऑथेंटिकेट एक तरीके से कि भाई ये मेरे द्वारा वो साइन किया गया है। तो बाकी आप जो भी वेरिफिकेशन और जो भी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियोस काफी जो है लेंथी हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, साइबर सिक्योरिटी। ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्वेश्चन है। साइबर सिक्योरिटी डिफाइन है किस सेक्शन में। देखिए गाइस ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो ऑप्शंस है ना, अगला क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आएगा कि ZA में क्या है, NB में क्या है, TB में क्या है। TB तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने है, सेक्शन 2 UA, ZA, NB, TB। फटाफट से आंसर बताइए कि साइबर सिक्योरिटी जो है कहां पर डिफाइन है। एंड द राइट आंसर इज आंसर C, 2NB में जो है आपका साइबर सिक्योरिटी डिफाइन है। आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में, ये क्या बारे में बात करता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 2NB, साइबर सिक्योरिटी क्या है आपको मालूम होगा। कितने हम फ्रॉड के केसेस सुनते हैं और हम बोलते हैं कि यार साइबर सेल में रिपोर्ट कर दो इस चीज की तो एटलीस्ट आप सेफ रहोगे। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, डिवाइस को, ऐसी इंफॉर्मेशन को जो स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना पा सके, कोई उसका यूज ना कर सके, डिस्क्लोज ना कर सके, डिसरप्ट ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके, डिस्ट्रक्शन ना कर सके कुछ वायरस करके, ठीक है। तो ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का काम होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करना। तो ये कहां दिया हुआ है, ये 2NB में दिया हुआ है। कैसे भी करके इसको गाइस ट्रिक बनाकर याद कर लेना, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, कुछ भी बना लो, जैसे कि एक CS करके ये साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। तो वैसे ये गेम आया होगा, अगर आप लोगों ने खेला होगा, काउंटर स्ट्राइक करके एक गेम हुआ करता था। उसमें हम जो एक वर्ड यूज करते थे नूब करके, ठीक है। जो भी नए प्लेयर्स होते थे जो अच्छा नहीं खेलते थे स्टार्टिंग में, तो उनको नूब कहते हैं, ठीक है। तो नूब स्टैंड्स फॉर NB और CS जो काउंटर स्ट्राइक का है वो स्टैंड फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसी कुछ भी आप
फालतू सी भी ट्रिक बना के कैसी भी करके आपको तो बस याद करना है कि आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो यूए जो है बात करता है नेक्स्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखें, ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाना है तो आपको मालूम है ऑलरेडी वीडियो इस पर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा लिंक इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जेड, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये ओरिजिनेटर के बारे में, ओरिजिनेटर क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी मेल भेजा है, मैं बात कर रहा हूं ईमेल की, कभी आप लोगों ने ईमेल भेजा है? अगर आप लोगों ने ईमेल भेजा है ना तो आप ओरिजिनेटर थे, आप या ओरिजिनेटर, जब भी आप मेल भेजते हो आप ओरिजिनेटर कहलाओगे। ओरिजिनेटर मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो सेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर, ट्रांसमिट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। आप ईमेल के थ्रू क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हो किसी को, ठीक है ना? तो कोई भी ऐसा जो सेंड वगैरह कर रहा है, जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या कॉज कर रहा है उसको भेजने का, जनरेट, स्टोर, ट्रांसमिटेड किसी भी अदर पर्सन को। हाँ, बट इसमें इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं होता। कई बार क्वेश्चन देखा गया है, ऐसा पूछ लेते हैं क्या ओरिजिनेटर में इंटरमीडियरी इंक्लूड है? तो बिल्कुल भी नहीं, ओरिजिनेटर में इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जेड है बेसिकली। ओरिजिनेटर क्या है कि अगर आपने कभी ईमेल भेजा है तो आप ओरिजिनेटर हो, राइट? तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर है, जो कि 2000 ये आपका इसमें पूछा गया है अभी रिसेंटली जून के उसमें 2019 में। तो 2019 नहीं, आई गेस ये 2021 का क्वेश्चन है जो कि बात करता है। तो देखिए, द टर्म प्राइवेट की रिफर्स टू, ऑप्शंस आपके सामने, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 35, सी की पेयर इन एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, डी key of key pair used to create a digital signature. Guys, let me tell you very very important question, बहुत क्वेश्चंस आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इन चीजों पर आते हैं, प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है, की पेयर क्या है, इन सब चीजों पे। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। And the right answer is answer D. Key of the key pair used to create a digital signature. Let me tell you, this is the very very important question, और ये 100% इस पर एक ना एक ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते ही बनते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं प्राइवेट की, पब्लिक की पेयर, ये सब क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये 2x में जो है आपका डिफाइन है की पेयर। अब देखो की पेयर क्या होता है ना, बेसिकली की पेयर में यहाँ पर प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में यहां पर इन्होंने बात की है। अब समझते हैं पहले तो प्राइवेट की क्या होता है, पब्लिक की क्या होता है। प्राइवेट की क्या होता है? प्राइवेट की से आप डिजिटल सिग्नेचर जो है, डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको आप क्या करते हो? क्रिएट करते हो। किससे? प्राइवेट की से। पब्लिक की से आप क्या करते हो? पब्लिक की से आप उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करते हो। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है? देखो, प्राइवेट की आपके पास होती है, आप अपने पास रखते हो, आप उससे डिजिटल साइन करते हो, ठीक है? पब्लिक की होती है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है या जो भी अथॉरिटी, सपोज करो आप इनकम टैक्स भरा, आपने अपने साइन करे, तो उनके पास पब्लिक की होगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, कि जिससे वो वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये आपने ही भरा है, ठीक है? एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है, ठीक है? तो ये बेसिकली बात करता है। तो की पेयर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है? तो की पेयर इन एन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब देखो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है ना, इसको मैं यहां पर समझा तो नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा फिर लेंदी हो जाएगा, बट मैंने जैसा कि बताया, जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इस पर ऑलरेडी मैंने वहां समझाया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट की और जो पब्लिक की होती है ना, ये मैथमेटिकली रिलेटेड होती है। अब इनका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली रिलेटेड मतलब कुछ एल्गोरिदम होता है कि ये एक दूसरे की चाबी होती है जो ये आपस में ही खुल सकती है, ठीक है? या उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये रिलेटेड होती है। तो पब्लिक की से क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को, और प्राइवेट की से क्या किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर ये एक्ट आ रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं प्राइवेट की ओर। प्राइवेट की जैसी कोई नहीं, देखो इसकी ट्रिक दे रहा हूं आपको मैं। जेड सी जो है ना, इसको आप जेसी पढ़ोगे, ठीक है? तो 2 के जेसी में, तो प्राइवेट की जैसी कोई नहीं,
तो ये इसकी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो कि अगर प्राइवेट की याद हो गया तो बस एक ऐड करना है आपको और वो आपकी पब्लिक की निकल के आ जाएगी। तो प्राइवेट की हमने ऊपर देख लिया, की ऑफ अ की पेयर, जिससे क्या क्रिएट किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है, और पब्लिक की से किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है पब्लिक की से डिजिटल सिग्नेचर को। तो प्राइवेट की जैसी कोई नहीं, और अगर जेसी याद हो गया तो जेडी इजीली याद हो जाएगा। और की पेयर अगर हम बात करें एक्स की, तो देखो दो चाबी के बारे में बात कर रहा है, तो आप इसको दो चाबी को इस तरीके से रख के एक्स बना सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी फनी ट्रिक यार कोई भी बना लो, बेसिकली पर्पस क्या है, आना चाहिए एग्जाम में, याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा गाइस। अगर अभी तक क्लियर है, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से पीपीटी को बना के पूरा प्रेजेंट करके आपको समझाना, एडिटिंग करना, काफी काफी बार रात को 3-3 4-4 बज जाते हैं। मतलब कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, कमेंट करके बता दो कि सर मजा आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, कुछ भी करके थोड़ा सा, उससे क्या होता है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, राइट। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। Validity of contract formed through electronic means is contained under which section of Information Technology Act 2000? ऑप्शंस आपके सामने, सेक्शन 3 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 10 है। आंसर बताइए फटाफट। एंड द राइट आंसर इज आंसर डी। सेक्शन 10 बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए गाइस क्या होता है ना, आपका जो यूजीसी नेट लॉ का पेपर होगा उसमें काफी सेक्शंस, काफी केसेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो समझते हैं क्या क्या, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या डिफाइन किया गया है। सेक्शन 10A, बेसिकली सेक्शन 10A बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखो नॉर्मली आप देखो, अब जब से ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है ना 2000, इसने बहुत सारे चेंजेस किए। पहले आप नॉर्मली आप क्या करते थे, आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं करते थे, आप नॉर्मली मिलकर डीलिंग होती थी, पेपर्स पर साइन वगैरह किए जाते थे। अब आजकल क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, मतलब चुटकियों में आप यहां से वहां किसी डॉक्यूमेंट को भेज के साइन करके एग्रीमेंट कर सकते हो, राइट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या होता था, आप नॉर्मली साइन करते थे। अब यहां पर क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कि आप ऑनलाइन भी, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये बोलता है आपका सेक्शन 10A इस एक्ट का कि अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कर रहे हो ना, तो जस्ट बिकॉज कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हो, इसको हम क्या इनवैलिड घोषित नहीं करेंगे, मतलब अनएनफोर्सिएबल नहीं है ये, फोर्सिबल है, मतलब इसको पूरी 100% मान्यता प्राप्त है आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आप फिजिकल कर रहे थे अब आजकल उसको ऑनलाइन कर रहे हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आइए इसको रीड कर लेते हैं। वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस, जो भी है अगर आपने उसको एक्सप्रेस किया है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जरिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डीम्ड टू बी अनएनफोर्सिएबल नहीं माना जाएगा, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है। आप देखोगे अगर आप वो एक्ट पढ़ोगे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि सरकार ने आजकल उनके भी डिपार्टमेंट्स में सब ऑनलाइन काफी कुछ चीजें कर दी हैं और उन सबको वही मान्यता प्राप्त है जैसे कि एक फिजिकल उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन था आपका वो था सेक्शन 3A, वेरी इंपॉर्टेंट, बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या। तो जैसे कि मैंने बताया, सब्सक्राइबर मतलब आप, ठीक है, आप ऑथेंटिकेट करते हो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या करके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके। मतलब अगर सपोज करो कोई डील आपने की, ठीक है, आजकल शार्क टैंक इंडिया काफी आ रहा है, सपोज करो आपने कोई बिजनेस की डील करी किसी के साथ, उन्होंने आपको फंडिंग दी, तो आपने क्या करा, आपने उस पर क्या करोगे, आप साइन करोगे। तो आप साइन करके आप बोल रहे हो कि आप अपनी कंपनी में किसी को 10% इक्विटी दे रहे हो और उससे 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए ले रहे हो। तो ये क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपने ऑनलाइन किया, ये आप उसको क्या कर रहे हो, ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ भैया मैं इस डील को मानता हूं, मैं इस डील पे साइन कर रहा हूं मेरी होशो आवाज में, ठीक है। तो सब्सक्राइबर जो है ऑथेंटिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो जो पेपर डॉक्यूमेंट होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे, बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या फिर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेट टेक्निक जो कि रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होनी चाहिए, और वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए सेकंड शेड्यूल में आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के। सेकंड शेड्यूल क्या है, तो देखिए इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते,
सकते, ऑलरेडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की पूरा आपका पूरा एक्ट समझाया हुआ है मात्र 2 वीडियो के अंदर। तो जाइए जाकर देखिए, फटाफट से 2 घंटे के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगा और आप उसमें एकदम आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली सेकंड शेड्यूल में क्या है, कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं कि जिसके जरिए आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो उन टेक्निक्स के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं 6A की ओर। 6A बात करता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन आपने सुना है, आपने कभी फॉर्म, कभी ना कभी जिंदगी में आपने एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरा ही होगा। जो भी आप एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम या यूजीसी नेट का भी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो कई लोगों ने हो सकता है एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरा हो। तो वो क्या है, वो ही सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विसेज दे रहा है इस एक्ट के अंदर। 6A बात करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इस चैप्टर के पर्पस से फॉर इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कि वो अच्छे से सर्विसेज दे सके पब्लिक को इलेक्ट्रॉनिक मींस से, वो ऑथराइज करेंगे किसको, सर्विस प्रोवाइडर को। एमपी ऑनलाइन क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। टू सेट अप, मेंटेन एंड अपग्रेड करने, मतलब इस तरीके से पूरी कंप्यूटराइज फैसिलिटीज होगी कि जिससे वो सर्विसेज आपको दे सके और उसके बदले में वो छोटा मोटा जो पोर्टल फीस है 40 रुपए के आसपास का, वो आपसे लेते हैं। तो ये बेसिकली 6A है, इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देन 7A जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो मेंटेन होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे कि मैंने बताया आजकल हर चीज जो फिजिकल होती थी पहले, अब सब इलेक्ट्रॉनिक में भी हो रही है, तो वही 7A बात करता है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको अभी तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि सर मजा आ गया, अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है और इस चीज को आपको कंटिन्यू करना है, इस सीरीज को। रिस्पॉन्स आएगा तो ही गाइज इसको मैं 100 वीडियोस तक लेके जाऊंगा, अदरवाइज 10-15 वीडियोस के बाद हम या तो फिर कुछ और चीज करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7 है, बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डू नॉट डील विद द मैटर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। मतलब बात कर रहा है कि कौन सा जजमेंट जो है वो डील नहीं करता है किस मैटर से, लिव इन रिलेशनशिप के मैटर से। ऑप्शंस आपके सामने है ABCD। इंद्र शर्मा वर्सेस केवी शर्मा, शारदा वर्सेस धर्मपाल, एस खुशबू वर्सेस कनमई, चमुनिया वर्सेस चनमुनिया कुमार सिंह। ये आपके ऑप्शंस है, फटाफट से आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी शारदा वर्सेस धर्मपाल। केस जो है 2003 का है। मतलब अब इससे देखो क्या समझ में आता है, एक एक केस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज काफी लेंदी हो जाएगा, बट जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो जो बेसिकली आपका यहां पर आंसर है बी, शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 का केस है और ये मैटर डील नहीं करता किससे, लिव इन रिलेशनशिप से। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ए, बी, सी और डी ये मैटर डील करते हैं लिव इन रिलेशनशिप से। तो मैं अगर स्मार्ट वर्क करूं तो मैं इनको साइड में कहीं नोट्स बना लूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप के ये 3 जो हैं केसेस हैं, और थोड़ा बहुत पढ़कर आप अपने एंड से भी कुछ ना कुछ उसकी डिटेल ले सकते हो। तो आइए समझते हैं शारदा वर्सेस धर्मपाल अगर ये लिव इन रिलेशनशिप पे नहीं है तो किस चीज पर है। तो बेसिकली हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको मैंने काफी डिटेल में लिखा है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या था। सबसे पहले ये कोर्ट जो है ना, ये जो है सेशन जज के पास केस गया था, सेशन कोर्ट के पास केस गया था। तो बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पर कि जो हस्बैंड है वो रिस्पोंडेंट है, क्योंकि पहले सेशन के पास गया, फिर हाई कोर्ट के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो जो वाइफ है, वाइफ ने यहाँ पर अपील की थी और रिस्पोंडेंट हस्बैंड है। तो रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है एक्चुअली इसने एप्लीकेशन लगाई थी डिवोर्स की, ठीक है, किसके अगेंस्ट, वाइफ के अगेंस्ट सेशन कोर्ट में पहले। और ग्राउंड्स कौन से थे, सेक्शन 12(1)(b) एंड सेक्शन 13(1)(3) के ग्राउंड्स के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हस्बैंड ने डिवोर्स चाहिए था और इसने सेशन जज के समक्ष केस लगाया, ठीक है। अब इस एडिशन में इस रिस्पोंडेंट जो है हस्बैंड ने बोला कि यार वाइफ जो है ना ये अनसाउंड माइंड है, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सेशन कोर्ट ने। वाइफ ने बोला वाइफ का दिमाग खराब हो गया, बोले ऐसे कैसे, मैं अनसाउंड माइंड नहीं हूं, ठीक है। वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने एक रिवीजन पिटीशन डाल दी हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में, और हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने भी उसको डिसमिस कर दिया उस पिटीशन को। अपीलांट ने फिर अपील करी कहां पर, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गई अपीलांट। अब बेसिकली समझो कि मुद्दा क्या था, इशू क्या था। पहला तो एक ये इशू था कि जो मैट्रिमोनियल कोर्ट है, क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकता है कि भाई ये पार्टी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, जैसा कि बोला वाइफ का बोला कि हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, ये देखने के लिए कि क्या ये अनसाउंड माइंड है या नहीं है। दूसरा मुद्दा ये था कि वाइफ बोल रही थी कि ये जो ऑर्डर है
ये जो ऑर्डर दिया है ना मेडिकल एग्जामिनेशन का, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 21 को, जो कि बात करता है राइट टू प्राइवेसी वगैरह के बारे में, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर दिया। तो ये दो बेसिकली मुद्दे थे। तो अपीलांट ने जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर को वॉयलेटिव बताया कि भाई ये उसकी पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जो गारंटी करता है आर्टिकल 21, तो उसके अगेंस्ट है। तो बेसिकली अब हुआ क्या, ये सब तो मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, केस क्या है, ठीक है। तो मतलब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट काइंड ऑफ है। तो अब यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला देखो ऐसा आप जो है ना, ये जो डिवोर्स का ग्राउंड है, मतलब क्या होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये ग्राउंड के डिवोर्स होते हैं, किसी को ऐसी बीमारी हो जाए या फिर इम्पोटेंसी या फिर ऐसा कुछ भी हो जाए, अनसाउंड माइंड वगैरह, तो ये ग्राउंड होते हैं कि भाई डिवोर्स के आप ले सकते हो। तो अब आप कैसे बताओगे कि एक्चुअली में अनसाउंड माइंड है, इम्पोटेंसी है या कुछ और है या नहीं? आप ऑब्वियसली मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे। तो कोर्ट ने बोला यार देखो ऐसे तो नहीं होगा, ये ग्राउंड है डिवोर्स का, इसीलिए जो आपकी राइट टू प्राइवेसी है ना, इसको हम कर्टेल कर सकते हैं इस अटेम्प्ट में कि भाई जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। तो कोर्ट यहां पर क्या करता है, कोर्ट जो है यहां पर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है अगर स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग केस है कि हाँ वाइफ अनसाउंड माइंड हो सकती है, तो फिर वो कर सकता है। तो यहां पर जो केस है, पर्सन जो है वो रिफ्यूज कर रही थी यहां पर सबमिट करने से, जो वाइफ थी, कि भाई मैं मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगी, जो करना है कर लो। कोर्ट ने बोला अगर आप ऐसी बातें करोगे, ठीक है, तो हम आपके अगेंस्ट इसको जो है एडवर्स इन्फ्रेंस, मतलब हम मानेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, दया दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो। तो मतलब हम ये मानेंगे कि मतलब आप जो है आप कुछ छुपा रहे हो एक तरीके से, है ना, ऐसा हो सकता है। तो हम ये मानेंगे ये आपके अगेंस्ट जाएगा ये। तो इन व्यू ऑफ द अबव कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप बोलो कि नहीं नहीं हमको तो अधिकार है, आप ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन का वो आदेश नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने पहला बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ऑर्डर किया जा सकता है अपीलांट के अगेंस्ट। तो अपीलांट के अगेंस्ट जो है यहां पर ऐसा फैसला हुआ था। तो बेसिकली ये केस था, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, शारदा वाला जो केस है 2003 का ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है प्रियम्बल टू बोथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जो कि पास किया गया टू इंप्लीमेंट द डिसीजन रीच्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है कि आप इनसे एक या दो क्वेश्चन 101% एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पर उन्होंने बोला कि ये कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसपे ऐसा मुद्दा बना कि जो कि आपका एनवायरमेंट एक्ट है और जो पॉल्यूशन एक्ट है उसका प्रियम्बल उस पर बेस्ड करता है, मतलब कि कॉन्फ्रेंस में ऐसा डिसीजन बना कि फिर जो एनवायरमेंट एक्ट है और पॉल्यूशन एक्ट है उसका प्रियम्बल उस पर बना। तो ऑप्शंस आपके सामने, सैन फ्रांसिस्को 1945, यूनाइटेड नेशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट 1992, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1972 और 1982 लास्ट वाला। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर सी। बात करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करिए, चारों कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे, चारों नहीं मैं तीन बोलूंगा क्योंकि ये ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये 1992 वाली ही है, इसको इन्होंने बस एक ऑप्शन बनाने के लिए कुछ भी लिख दिया है, तो ये डी नहीं है। तीन कॉन्फ्रेंस हुई है, इनको हम बात करते हैं कि इन जो तीन ऑप्शन है आपके, इनमें क्या क्या बातें हुई है। तो बेसिकली आपको ये तो समझ में आ गया कि सी आपका ऑप्शन है। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 वाली है, इसके बेसिस पर जो इस पर डिसीजन आया था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपका प्रियम्बल एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन एक्ट का बनाया गया। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये 1972 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड नेशन की पहली कॉन्फ्रेंस है जो कि फोकस करती है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज पे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, ध्यान से पढ़िएगा। बात कर रहा है फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज। जो कॉन्फ्रेंस है ये आपकी स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, 5 से 16 जून तक चली थी 1972 में। और ये रिफ्लेक्ट करती है ग्रोइंग इंटरेस्ट इन कंजर्वेशन इश्यूज वर्ल्ड वाइड। और ये फाउंडेशन जो हम बोलते हैं ना, ईट रखी जाती है, फाउंडेशन थी फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने मैनिफेस्टो रखा था कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी कुछ यहाँ पर बात हुई है, डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो इसको आप पीडीएफ को, जैसे कि मैंने बताया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें हमारा, वहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी। आगे बढ़ते हैं दूसरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है 1945 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है उसका गठन ही इस कॉन्फ्रेंस से हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही होगी। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 जो है, ये इसने एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन को, जो कि और ये जो है 25 जून से 26 तक 1945 में चली थी। अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस की, तो जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है ये 26 जून 1945 को ही थी। ठीक है, ये जो आपका लिखा है 25 से 26 चली थी। और यूनाइटेड नेशन आपका कब बना था? ये आपका बना था 24 अक्टूबर 1945 में। तो जून में ये हुई और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो है आपका यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस यही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपकी है कॉन्फ्रेंस वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। तो बेसिकली क्या हुआ था, जो आपकी 1972 वाली कॉन्फ्रेंस थी, जो हमने अभी आपका जो आंसर था, उसके 20 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट भी कहा जाता है। अगेन वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पर इन कॉन्फ्रेंस से आते हैं। ठीक है, तो अर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ब्राजील के अंदर। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 20th एनिवर्सरी पर, जो आपकी पहली ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस थी ना 1972 की, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, उसके 20th एनिवर्सरी पर यह कॉन्फ्रेंस हुई थी। और काफी कुछ उस पर भी डिस्कशन हुआ था, ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट के ऊपर। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह काफी कुछ के बारे में बात की थी यहां पर, कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वगैरह हो, और वगैरह वगैरह काफी कुछ बातें हैं। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर लिखी हुई है। पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। बात करता है Which of the following statements are correct? कौन से इनमें से करेक्ट है? ध्यान से पढ़कर बताइएगा, बड़े ही सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। पहला बात करता है preamble contains in nutshell ideals and aspiration of the constitution। दूसरा बात करता है preamble is the key to open the minds of the constitution makers। C, the preamble to the constitution of India is solemnly resolved to secure to its citizens justice and equity only। D, the preamble is not the part of the constitution। अब ऑप्शन इस तरीके के यूजीसी नेट में काफी देखने को मिलते हैं कि ए एंड बी ओनली, सी एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली। तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन काफी जनरेट हो जाता है। फटाफट से आंसर बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर ए। आंसर ए बात करता है ए एंड बी ओनली के बारे में। तो हमें समझ में आया, क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट कौन से हैं, तो करेक्ट आपके ए एंड बी है, सी और डी जो है ये गलत है। आइए देखते हैं कैसे। आपको ये तो मालूम होगा, प्रिएम्बल जो है सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जो कि कंटेन करता है फिलॉसफी ऑन विच जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बनाया गया है ना, वो प्रियम्बल जो है उसके ऊपर जो है, मतलब एक तरीके से नटशेल है, जो भी आइडियल्स एस्पिरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो प्रियम्बल कंटेन करता है। ठीक है, और दूसरा प्रियम्बल जो है ये की है टू ओपन दी माइंड, मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, तो वो जो प्रियम्बल जो है ना, ये एक चाबी की तरह काम करता है, कि ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उन्होंने क्या सोचा, या उनका क्या पर्पस, क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इसलिए ये दोनों सही है। तीसरा बात करता है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजॉल्व टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन जस्टिस एंड इक्विटी ओनली। नहीं, ये तो गलत है। हम अभी प्रियम्बल पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपने केशव नंदा भारती केस पढ़ा होगा, केशव नंदा भारती वाला जो केस है, उसमें वहां पर बोला था कि प्रियम्बल जो है पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बात करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉल्मली रिजॉल्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट
सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल इट्स सिटीजन। अब क्या क्या सिक्योर कर रहे हैं? जस्टिस कर रहे हैं, लिबर्टी कर रहे हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की आपको लिबर्टी, आजादी है, आप किसी को भी वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। आपको इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाएगी बराबर, प्रमोट करेंगे अमंग ऑल दी फैटर्निटी, और ये सब पूरा जो है। और हम बात करते हैं कि जो है ये हमने 26 नवंबर को अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने दिया हुआ है, हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल बात करता है जो भी इसके अंदर दिया हुआ है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, तो ये सब क्या है? ये आइडियल्स एंड एस्पिरेशन के बारे में बात करता है कि बेसिकली ये जो है ना, ये सोल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। आप देखोगे यही सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं आर्टिकल 21, है ना, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है तो आर्टिकल 14, जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, ये सब चीजें जो है आपको इन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली आपका प्रीएम्बल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है वापस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? कौन से इनमें से सही है? ऑप्शंस आपके सामने है। ऑफेंस ऑफ अवेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी। दूसरा बात करता है essential ingredient of the offense of conspiracy is the agreement to commit an offense। सी बात करता है punishment of criminal conspiracy जो है 120 में दिया हुआ है आईपीसी के। डी बात करता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु थ्रू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वर्सेस नालिनी इज केस रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। ई बात करता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 108A ऑफ आईपीसी। ऑप्शंस आपके सामने है ए बी सी डी ई, बी डी ई, ए बी ई, बी सी ओनली। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर सी। आंसर सी बात करता है ए बी ई ओनली, मतलब ए सही है, बी सही है, ई सही है, मतलब सी और डी गलत है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट की हम बात करें तो जी हां, 107 आईपीसी में अबेटमेंट दिया हुआ है। बेसिकली अबेटमेंट होता क्या है, अगर मैं एग्जांपल से समझूं कि मान के चलो कि मेरा भी कोई दुश्मन है जो जा रहा था और दो लोगों की आपस में कुछ बहस होती है, तो मैं अगले को बोलता हूं कि यार मैं तेरी जगह होता मैं तो इसको मार डालता, और मैं उसके हाथ में चाकू पकड़ा देता हूं और मैं बोलता हूं भाई तू तो मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे। तो ये क्या है? ये अबेटमेंट है एक तरीके से। तो ये बेसिकली सेक्शन 107 में दिया हुआ है, इंस्टिगेट करना, एड करना, राइट, ये अबेटमेंट आता है। देन बी बात करता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। देखो कॉन्स्पिरेसी क्या आप अकेले कर सकते हो? क्या आप अकेले अकेले अपने आप में कॉन्स्पिरेसी कर सकते हो? नहीं, एटलीस्ट दो लोग तो होंगे जो मिलकर कॉन्स्पिरेसी करेंगे कुछ करने के लिए। तो बेसिकली एसेंशियल इंग्रेडिएंट कॉन्स्पिरेसी की क्या है कि एग्रीमेंट करना अपराध करने के लिए, और ये कहां पर दिया हुआ है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है 120A ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, ठीक है। देन सी बात करता है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज गिवन अंडर 120। बिल्कुल गलत, 120 में नहीं, 120B में जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट दी हुई है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया। देन डी आता है, तो केस जो है ये रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट से नहीं, ये केस जो है अबेटमेंट से नहीं है, इसके आगे हम समझेंगे इस केस को। देन ई बात करता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इज पनिशेबल अंडर 108A। बिल्कुल सही कि जो अबेटमेंट किया गया है इंडिया में बट ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया के बाहर, तो वो पनिशेबल है 108 के ए में, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ए बी ई राइट है और सी और डी आपके गलत है। चलिए थोड़ा बहुत समझते हैं आगे। तो क्वेश्चन 11 जो है, अच्छा ओके, आई थिंक सर मैंने वो जो केस है वो शायद पता नहीं मिसप्लेस हो गया है, वरना मैंने लिया हुआ था, कोई बात नहीं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस केस को, क्या उस बारे में बात करता है। ओके, सो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बात करता है क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन है, बात करता है कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। थेफ्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 एज द डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। बी इन द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन पनिशमेंट जो है 3 साल होती है, जो कि सेक्शन 384 में दी हुई है। सी ऑफेंस ऑफ रॉबरी जो है डिफाइन है अंडर सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी। डी डकैती इज रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन। E punishment of डकैती is prescribed under section 392। ऑप्शंस आपके सामने ABCD only, ABD only, DE और AB only। फटाफट से इसका वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी। आंसर बी बात करता है A, B और D सही है, मतलब C और E गलत है। तो आइए समझते हैं एक एक करके।
थेफ्ट डिफाइन है 378 में, बिल्कुल सही बात है। थेफ्ट जो है 378 में डिफाइन है। बात करता है रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, इमूवेबल नहीं, मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन और बिगर उसके कंसेंट के, उसको चोरी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी है, 100% सही। 378 में डिफाइन है, तो ये हमारा सही है। बी बात करता है इन द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन पनिशमेंट 3 साल है अंडर सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी। तो ये जो बात है एक्सटॉर्शन की, ये बिल्कुल सही है कि एक्सटॉर्शन जो है आपका वो दिया गया है कहां पर, पनिशमेंट जो है एक्सटॉर्शन की 3 साल ही है, जो कि 384 में दी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। सी बात करता है ऑफेंस ऑफ रॉबरी डिफाइंड 391, ये बिल्कुल गलत है। देखिए रॉबरी जो है वो डिफाइन है 390 के अंदर, तो ये आपका गलत हो जाता है। देन आता है आपका डी। डी बात करता है डकैती जो है रॉबरी है अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग कर, बिल्कुल सही। रॉबरी डकैती कब बन जाती है, जब उसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो रॉबरी डकैती हो जाती है, जो कि 391 के अंदर आपको बताई गई है डकैती क्या होती है। और लास्ट है कि जो पनिशमेंट है डकैती की वो 392 में दी गई, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो जो है 395 ऑफ आईपीसी में उसकी पनिशमेंट बताई गई है, जहां की लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल के आसपास की जो पनिशमेंट वहां पर बताई गई है। तो आई होप यहां तक आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, और बेसिकली जो मैं बताऊं वो जो नालिनी वाला केस था, मैं थोड़ा आपको यहां पर बता देता हूं कि वो राजीव गांधी असासिनेशन जो केस है वो उस पर बेसिस है। वो मतलब जो अबेटमेंट वाला ऑप्शन था ना, वो अबेटमेंट नहीं, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, अबेटमेंट का नहीं, इसलिए वहां पर वो गलत था। बाकी अगर हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा बहुत उसका डिटेल आपको दे दूंगा। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। गाइज बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर एंड तक आपने वीडियो देखा है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अगर आप नए हैं बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी ये हमारी सीरीज चल रही है 100 वीडियोस की आप तक पहुंच सके, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। क्योंकि यहां पर हम 2-3 हजार से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 101% आपको हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं हमारे तीसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।